खुसरोबाजी प्रेम की, खुसरोबाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। ऐसे ही एक द्वितीय पद में कहते हैं, आ साजन मोरे नैनन में, आ साजन मोरे नैनन में, सो पलक ढाप तोहे दूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। यानी मेरे नैनों में आ जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ और मैं फिर पलक बंद कर लूं, इस तरह से ना तो मैं ही फिर किसी को देखूं और ना ही तुम्हें ही किसी को देखने दूं। ओके, तो ये पंक्तियां हैं महान पोएट खुसरो की। खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को सुशोभित करते थे। हालांकि वे सिर्फ खुसरो जो थे सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित नहीं थे, बल्कि और भी 8 सुल्तान इसके अलावा ऐसे थे जिनका राज उन्होंने देखा। एक महान कवि थे और उर्दू के जनक माने जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को जिसको वो सुशोभित करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के ही विषय से आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है, एंड दैट टॉपिक इज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। हेलो, वेलकम यू ऑल, यू आर हेयर विद मी on your own YouTube channel, that is Zenipex Education, and I extend you a hearty welcome on my channel again. Okay, आज के हमारा टॉपिक है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और आज इसके बारे में हम काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी पक्ष इसका अछूता ना रहे, जो कि हमेशा से हमारी कोशिश रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए, इम्पोर्टेंस इसका, कि आखिरकार इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, क्यों इतनी सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों इतनी सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनोवेशन ऑफ द सल्तनत एज। तो इसको सल्तनत एज की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, और यही जो है इसका इम्पोर्टेंस का सबसे बड़ी वजह है। आगे देखेंगे कि आखिरकार ऐसी वजह क्या है। सल्तनत एज जो कि लगभग 320 साल तक चली, उसका सबसे बड़ी इवेंट होना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना, ये अपने आप में एक रेयर अचीवमेंट है। ओके, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो पूरी सल्तनत एज की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट या इनोवेशन मानी जाती है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ यह है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है। ओके, किसी सिर्फ ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के नाम से लगेगा, एमसीपी के नाम से लगेगा। इसका इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी बहुत है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति के रीज़न क्या थे, व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस पॉलिसी। ओके, द फर्स्ट थिंग वाज फोर्स्ड कैप्चर ऑफ पावर। पहली चीज़ तो यही, अलाउद्दीन खिलजी के बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ रहती थी कि उसने धोखे से अपने ससुर को, अपने चाचा को मर्डर करके पावर को हासिल किया है। जो सुल्तान वो बना था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मर्डर करके बना था। तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड उसके ये रहता था कि जैसा उसने किया है अपने चाचा के साथ, अपने सुल्तान के साथ, वैसा ही उसके साथ भी हो सकता है। कभी भी उसका मर्डर किया जा सकता है और सुल्तान के पद को छीना जा सकता है, सल्तनत को छीना जा सकता है। ओके, तो इसीलिए वो चाहता था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बचे और बड़ी सेना हो, पूरी तरह से उसका कंट्रोल हो, एक तरफा कंट्रोल हो। ही वॉन्टेड टू रूल बाय एन आयरन फिस्ट। ओके, वो बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि तानाशाही रवैये से रूल करना चाहता था, जिससे कि किसी की हिम्मत ही ना पड़े। और उसकी लाइफ पे कई बार अटेम्प्ट हुए भी। ओके, जैसे कि आपने जो फिल्म आई थी उसके बारे में, पद्मावत, उसमें दिखाया भी है थोड़ा सा, तो वैसे ही उसको खतरा रहता था ये, और इसीलिए वो चाहता था कि ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दे। उसके लिए उसने सेना को पावरफुल बनाया, और सेना को पावरफुल बनाने के लिए और उसको संतुष्ट रखने के लिए उसे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। सेकंड वाज द मंगोलियन थ्रेट। ओके, मंगोलियन थ्रेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और मंगोलियन थ्रेट ने, मंगोल्स जो थे उनकी वजह से पूरे एशिया और आपके यूरोप की पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। उनमें से ही मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी एक चीज़ थी। अगर हम कहें कि वो पूरी तरह से मंगोल्स इसके लिए जिम्मेदार थे, तो ऐसा तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मंगोल्स
were also a very important factor behind the creation and implementation of market control policy. ओके, तो मंगोल्स थ्रेट भी एक फैक्टर था, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थीं और अक्सर वे हमले करते रहते, तो इसलिए उनको काउंटर अटैक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भी एक बड़ी और अनुशासित संतुष्ट सेना की ज़रूरत महसूस हुई. थर्ड वॉज द शीयर इंटेंट ऑफ इम्पीरियलिज्म. ओके, तीसरा कारण यही था कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट शासक था, साम्राज्यवादी शासक था, जैसा कि आपने देखा भी इस पूरे साउथ की कॉन्क्वेस्ट की उसने. तो जाहिर सी बात है, लगातार अगर आप कॉन्क्वेस्ट कर रहे हो तो बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स को भेज रहे हो, लाखों की फ़ौज लेकर के भेज रहे हो, तो आपके पास उनसे बड़ी फ़ौज रहनी चाहिए. जैसे आपने अगर 1 लाख की फ़ौज भेजी अपने किसी जनरल के साथ, तो आपके पास कम से कम 1.5 लाख की या उससे बड़ी फ़ौज होनी चाहिए, जिससे कि उस जनरल के मन में हमेशा ये रहे कि जिस सुल्तान ने उसे भेजा है उसके पास अभी भी कहीं ज़्यादा पावर है. ओके, ताकि वो रिबेलियस ना हो. अदरवाइज़ कभी भी ये जो जनरल्स होते थे ये रिबेल कर जाते थे और आर्मी उनका साथ देती थी और वे तख्ता पलट कर देते थे. ओके, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि बहुत बड़ी सेना अलाउद्दीन के पास हो, इसलिए उसने ऐसा किया. ऑल दीज कॉज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एमसीपी. तो ये जो तीनों फैक्टर्स थे मेनली, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ही रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई अलाउद्दीन खिलजी को, और एमसीपी उसी का एक रिज़ल्ट था. ओके, जो बड़े पैमाने पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, एमसीपी उसी का एक हिस्सा माना जाता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमसीपी. आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एमसीपी के? टू मेंटेन एंड सस्टेन अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी. ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी से मतलब है कि जो हमेशा आर्मी लगभग तैयार रहे फाइट के लिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो तैयार हो जाए फाइट के लिए. ऐसा ना हो कि सीजनल हो, जब लड़ाई हो रही है तो हाथ के हाथ भर्ती कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन ना बने. एक एवर रेडी आर्मी रहे, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग आर्मी. लगभग 5 लाख के आसपास, 475,000, लगभग 5 लाख के आसपास जो थी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से. तो इतनी बड़ी आर्मी को संतुष्ट रखने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे आपको संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, बर्नी कि अगर हम माने तो बर्नी कहता है कि जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो आर्मी को ही संतुष्ट रखने के लिए, उसका डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए लगाई थी. बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिज आर्मी डिसिप्लिन्ड, देयरफॉर ही इम्प्लाइड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. ओके, जबकि खुसरो कहते हैं कि नहीं, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाई थी. खुसरो एक, मैंने इसीलिए पहले आपको लाइंस उनकी सुनाई. खुसरो इनके दरबारी कवि थे और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके शब्दों में, उनकी रचनाओं में अलाउद्दीन के प्रति एक चारण वाला भाव रहता है, और इसीलिए ये हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके या थोड़ा सॉफ्ट वे में प्रेजेंट करते हैं. तो खुसरो ने इसको पब्लिक वेलफेयर से जोड़ा है. हालांकि अगर आप पूरे सल्तनत काल को और अगर अकबर को हटा दें तो पूरे मुग़ल काल को, यानी पूरे मुस्लिम काल को अगर देखेंगे तो शायद ही कहीं आपको पब्लिक वेलफेयर जैसी कोई चीज़ें दिखाई देंगी, एक्सेप्ट इन द पॉलिसीज़ ऑफ फिरोज शाह तुगलक. ओके, तो ऐसा कुछ पब्लिक वेलफेयर जैसा कुछ नहीं था, ना ही उस समय ऐसा कुछ होता था, और ख़ास तौर से उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी से तो मतलब ही नहीं होता. पब्लिक वेलफेयर की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते. ओके, तो पब्लिक वेलफेयर जैसा यहाँ कुछ नहीं दिखता. हालांकि खुसरो ने ऐसा लिखा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगाई गई थी, और खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन थे. ओके, चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार एमसीपी को अगर हम डिफ़ाइन करने चलें तो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है. ओके, तो हम इसको कह सकते हैं अ पॉलिसी अडॉप्टेड और क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी बाय विच ही इफेक्टिवली कंट्रोल्ड द सप्लाई, प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज़. हम कह सकते हैं कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रचित की गई
या क्रिएट की गई एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके द्वारा उसने बाज़ार में विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई, उनके मूल्यों को और उनके वितरण को सुनिश्चित किया। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो सकती है इसकी, इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप एक जिस्ट निकाल सकते हैं कि व्हाट द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इन एक्चुअलिटी। ओके, मार्केट वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में किया गया था, ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो थी बहुत ही साइंटिफिक वे में किया गया था और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा फोर्स के साथ किया गया। अदरवाइज़ ये पॉलिसी भी अगर कंट्रोल नहीं होता, अगर एक अलाउद्दीन खिलजी जैसी पर्सनैलिटी पीछे नहीं होती तो ज़रूरी नहीं था कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपकी सफल हो जाती, क्योंकि किसी पॉलिसी को, किसी भी योजना को क्रिएट करना जितना इम्पोर्टेंट है, अच्छे से उसको बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। ओके, हाफ वेल्ड पॉलिसीज़ डू फेल्स। ओके, वो लगभग सर्टेनिटी के साथ फेल होती हैं, दे आर डिस्टाइंड टू फेल। तो बहुत ही साइंटिफिकली क्रिएट की गई थी। पूरे मार्केट को इन्होंने 4 हिस्सों में, ब्रॉड हिस्सों में बांटा था, जैसे कि पहला ग्रेन मार्केट, दूसरा फिनिश्ड आर्टिकल्स, पहले में सिर्फ ग्रेन्स मिलते थे, अनाज मिलते थे, दूसरे में फिनिश्ड आर्टिकल्स जो भी निर्मित वस्तुएं हैं वो मिलती थी, तीसरे में डेली यूज़ के प्रोविजंस मिलते थे, जैसे घरेलू यूज़ के सामान है, किराना टाइप के, और चौथा जो था वहाँ सिर्फ एनिमेट थिंग्स जो हैं उनका व्यापार होता था, जैसे एनिमल्स और स्लेव मार्केट। ओके, तो इस तरह से पूरी मार्केट को इसने 4 हिस्सों में बांटा, 4 ब्रॉड हिस्सों में बांटा। ओके, अब आगे देखते हैं, चलिए उससे संबंधित, मार्केट से संबंधित, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स या फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो ये कि उस समय एक वेट की एक कैटेगरी चलती, एक वो क्लासिफिकेशन बहुत यूज़ में थी, यूनिट, एक वेट की यूनिट उस समय बहुत यूज़ में थी और उसको कहते थे हम, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में, आम भाषा में कहें तो मन कहते थे। ओके, वैसे वो माउंट्स है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड माउंट। एक जनरल सी ढेरी बना ली जाती थी और जिसका एक निश्चित वज़न होता था। ओके, 40 किलो एक माउंट का वैल्यू रहती थी। एक माउंट में, एक मन में 40 किलो वेट रहता था और उसी के अकॉर्डिंग उसने पर हाउस होल्ड को 10 माउंट्स की लिमिट सेट कर दी थी। ओके, 10 माउंट्स की लिमिट सेट कर दी थी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 20 बीघा ज़मीन है और वो इस 20 बीघा ज़मीन पर गेहूँ उगाता है। उस 20 बीघा में उसके अगर 2.5 कुंटल के हिसाब से गेहूँ होते हैं तो 50 कुंटल गेहूँ होंगे। ओके, 20 बीघा ज़मीन है उसके पास, 2.5 कुंटल पर बीघा की अगर प्रोडक्शन रहती है तो 50 कुंटल उसके पास गेहूँ होगा। उस 50 कुंटल में से वो सिर्फ 10 मन रोक सकता है। 10 मन यानी 10 चौक 40, 4 कुंटल। ओके, 40 किलो पर मन के हिसाब से 4 कुंटल हो रहा है, तो 4 कुंटल वो अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से रोक सकता है, बाकी उसको सारे का सारा बेचना पड़ेगा। ही कैन नॉट स्टोर दैट एक्स्ट्रा ग्रेन विद हिमसेल्फ। ओके, वो अपने पास उस एक्स्ट्रा ग्रेन को स्टोर नहीं कर सकता, बाकी को उसको बेचना है हाथ के हाथ, जो भी सरकारी एजेंट खरीद के लिए आएंगे। ओके, तो पहला प्रोविज़न ये करा, इस तरह से उसने किसानों पर ही कंट्रोल कर दिया। दूसरा, घटतौली पर बहुत सज़ा होती थी। अगर मार्केट में आप जा रहे हो और वहाँ पे कोई आपको कम तोल कर दे रहा है और उसका पता चल जाए तो उसके लिए बड़ी भयंकर सज़ाएं होती थी। छोटी से छोटी गलती पर भयंकर सज़ा थी और यहाँ तक देखने सुनने को मिलता है कि कई बार छोटी मोटी तौल पे तो ये प्रोविज़न भी था कि जितना वज़न कम होगा किसी सामान का, मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी खरीदी और उसमें 1 किलो ना होकर के 900 ग्राम चीनी निकली, यानी 100 ग्राम कम निकली, तो उस दुकानदार का 200 ग्राम मीट, मांस उसका निकाल लिया जाता था। यानी जितना कम तोला है उसका डबल उसका मांस निकाल लिया जाएगा। ओके, तो ऐसी भयंकर सजाएं होती थी जिसकी वजह से जनरली दुकानदार लोग ऐसा नहीं करते थे। ओके, लेकिन घटतौली पर भयंकर सजाओं का प्रावधान था, इसीलिए ताकि मार्केट स्मूथली चलती रहे। तीसरी चीज़, इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पद थे जो
मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल्स थे उनको देख लेते हैं। पहला था शहनाए मंडी। शहनाए मंडी जो था वो हेड ऑफिसर होता था, सबसे बड़ा ऑफिसर होता था मंडी का। ओके, ही वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द मंडी and he was called Shehna-e Mandi. Okay, and we find a name Malik Makbul, who was the Shehna-e Mandi of market. Okay, at that time he was Malik Makbul is found to be the HO or Shehna-e Mandi at that time. ऐसे ही एक जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था वो था बरीद ए मंडी। ओके, बरीद ए मंडी एक्चुअली ही वॉज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। ही वॉज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर मीन्स वो जो था वस्तुओं की क्वालिटी को परखता था, उनकी गुणवत्ता को परखता था और ऐसी चीज़ें जो मार्केट में लाने लायक ना हो उनको मना भी करता था, साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ग्रेडेशन भी करता था। फिर है ना, मान लीजिए कपड़ा है जैसे, तो कपड़े का ग्रेडेशन करना है तो उसकी जिम्मेदारी बरीद मंडी की होगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर था ये भी। इससे आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन कितने आगे तक की प्लानिंग करके चलता था। हालांकि वो अनपढ़ था लेकिन कितना शानदार प्लानर था, उसने क्वालिटी कंट्रोल पे उस समय ध्यान दिया। ओके, द नेक्स्ट वॉज मुनियान। मुनियान और कुछ नहीं थे, ये स्पाइस थे, जासूस थे जो कि सीधे सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे और भेष बदल करके मार्केट में घूमते थे। ये ग्राहक के रूप में भी आ सकते थे, ये व्यापारी के रूप में भी आ सकते थे। ग्राहक के रूप में आएंगे तो जनरली जो दुकानदार हैं उनके किसी घपलेबाजी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो कुछ मैल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसी व्यापारी की अगर रूप में आएंगे तो कोशिश करेंगे वो कोई ऐसा ऑफिशियल तो नहीं है जो कि गड़बड़ कर रहा हो, कुछ जो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर ना कर रहा हो। तो मुनियान थे और लोग बड़े खौफ खाते थे इन लोगों से, मुनियान से, क्योंकि वो सीधे सीधे रिपोर्ट करते थे और उन पर कोई प्रेशर काम नहीं करता था। ओके, एमसीपी जो थी वो डायरेक्टली दीवान रियासत के अंडर में आती थी। दीवान रियासत एक तरह से जैसे आर्थिक विभाग है उस तरह से था, तो दीवान रियासत के अंडर में आती थी एमसीपी। और याकूब नाजिर नाम का एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर था और दीवान रियासत का हेड माना जाता था उस समय का। ओके, याकूब नाजिर। चलिए आगे देखते हैं आखिरकार कि इसके परिणाम क्या रहे। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी विच वाज सो स्ट्रिक्ट इन नेचर। ओके, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी विच वाज सो स्ट्रिक्ट in nature. What were the products, what were the results which were produced by market control policy? हमें आखिरकार क्या हासिल हुआ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी से? तो फर्स्ट तो ये कि स्टेबलाइज्ड प्राइसेस एंड इकोनॉमी, इससे जो था वस्तुओं के दाम भी स्टेबलाइज हो गए और इकोनॉमी भी स्टेबलाइज हो गई, है ना, जिससे कि सैनिकों को कम सैलरी देने पर भी, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ रही थी, तो जो एक निश्चित सैलरी दे करके भी उनका अच्छे से गुजारा हो जाता था और वे खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, जिसकी वजह से कि सुल्तान उनकी वफादारी के प्रति निश्चिंत रहता था। ओके, सेकेंड वॉज एश्योर्ड सप्लाईज एंड सफिशेंट टू। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमने देखा कि वो उसने किसानों तक पे जो भी प्रोड्यूसर है वहाँ तक गया वो और वहाँ जाकर के उसने चीज़ों को सेट कर दिया। तो इसीलिए क्योंकि प्रोड्यूसर से ही सारी चीज़ें सेट हो गई थी, प्रोड्यूसर से ही निश्चित हो गया था कि आप अपने सामान को बेचोगे और ज़िम्मेदारी के साथ बेचोगे सरकारी एजेंट्स को, ताकि वो सरकारी खजाने में जा सके या मार्केट में जा सके। तो इसीलिए जो सप्लाईज थी उनकी गारंटी हो गई। ओके, नेक्स्ट वॉज गारंटी अगेंस्ट एनी ऑड्स। किसी भी तरह की कोई ऐसा विपरीत समय आए तो उसके खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी एक तरह से गारंटी हो गई थी। कोई भी विपरीत समय ना आ पाए सरकार के सामने, उसके लिए गारंटी हो गई थी। तो इस तरह से क्योंकि चीज़ों की लगातार सप्लाई हो रही है, लगातार उनका एडिक्वेट मात्रा में बाज़ार में पहुंच रही हैं वो चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी है। तो कोई ऐसी ऑड्स जो थी वो नहीं आती थी और सरकारी जो गोदाम थे वो जनरली भरे रहते थे और उनसे बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही
कोई सामान को बाहर निकाला जाता था जनरली। नहीं तो होता क्या था कि मार्केट से प्रोडक्शन हाउसेस से सीधे आता था, जो भी प्रोड्यूस थे वो आते थे और सीधे मार्केट में जाते थे, और जो सरकारी गोदाम है वो भरे रहते थे किसी भी कंटिजेंसी के लिए, किसी भी आपातकालीन हालात के लिए। तो दोस्तों ये था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इसको लास्ट वाली लाइन को आपको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड यू वुड डू इट ऑटोमेटिकली। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।